ठीक है। दूसरा, सबसे पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल देखा था। दूसरा हम लोग को बात कर रहे थे कि डिस्क्राइब द अरेंजमेंट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बेस्ड इन लैटिस बेसिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर। लैटिस क्या होता है? लैटिस आपकी सबसे छोटी यूनिट होती है मटेरियल एलिमेंट की। किसी एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट होती है लैटिस। इस लैटिस में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वही आपका होता है एक मॉलिक्यूल उसका कि कितना आपका इसके एक एटम में कितने मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड वी विल इलस्ट्रेट कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेविस लैटिस, यूनिट लैटिस, क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन। अपनी मतलब का है। सर लैटिस थोड़ा समझ नहीं आया, क्या होता है? अभी बता रहा हूँ, एससीसी डिस्कस करेंगे उसमें बता देंगे लैटिस क्या होता है। देखो, एमॉर्फस प्रिंसिपल उन्होंने किया ना, एमॉर्फस मटेरियल में कोई भी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, ये आपका एमॉर्फस हो गया, और ये आपका कैसा हो गया? ये भी आपका एमॉर्फस हो गया, एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है कि आपका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होगा। ये आपका क्रिस्टलाइन हो गया और ये आपका एमॉर्फस हो गया। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का लैटिस, यूनिट सेल, बेसिस एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या होता है लैटिस? जैसे हम इसकी बात करते हैं, मान लो फर्स्ट स्ट्रक्चर है सिंपल क्यूबिक। ठीक है, सिंपल क्यूबिक में आप देख रहे हो एक क्यूब के एक कॉर्नर पे पूरी पूरी एक बॉल है। थोड़ा जूम करते हैं इसको। ठीक है, एक बॉल है, सिंपल क्यूबिक है ये। सिंपल क्यूबिक का मतलब क्या हुआ कि एक क्यूब बनाया, उस क्यूब में कितने कॉर्नर्स होंगे? 8 कॉर्नर्स होंगे। 8 कॉर्नर्स का मतलब इसकी हर कॉर्नर पे कितनी बॉल होंगी? 8 बॉल्स होंगी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सिंपल क्यूबिक। अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये बॉल का जो पोर्शन है ये फुल बॉल नहीं होती बेसिकली। ठीक है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को थोड़ा विजुअलाइज करना। क्यूब के अंदर का पोर्शन की अगर हम बात, ये जो बॉल है इस क्यूब के कॉर्नर पे रखी हुई है। मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि इस बॉल का कितना पोर्शन क्यूब के अंदर है? एक बॉल है, वो क्यूब के कॉर्नर पे रखी है, मतलब क्यूब का जो कॉर्नर है और बॉल का जो सेंटर है वो कॉमन है। क्यूब का कॉर्नर, ये सॉरी क्यूब का, हाँ क्यूब का 1/8। कॉर्नर, हाँ एक सेकेंड, क्यूब का कॉर्नर और बॉल का सेंटर ये कॉमन है। मैं आपसे बोल रहा हूं, एक आंसर आ गया है 1/8। और भी लोग जरा मुझे आंसर दो। मैं आपसे क्वेश्चन ये कर रहा हूं कि बॉल का कितना पोर्शन क्यूब के अंदर है? एक बॉल का कितना पोर्शन बॉल के अंदर है? वन बाई एट के अलावा किसी के माइंड में कुछ सेटअप हो रहा है कि 1/2 पोर्शन है, 1/4 पोर्शन है, ऐसा कुछ करके किसी के माइंड में अगर आ रहा हो? अच्छा चलो, माइंड में सर में हाँ 1 by बताइए। 1/4, 4 25%. 1/25। या लाइक 1/4 25% होगा उसका। हाँ 1/4 आपके माइंड, ठीक है, ओके ठीक है, समझ गया। 1/4 आया, एक आया आंसर है 1/8, एक आया 1/4। मैं और पिक्चर क्लियर कर देता हूँ आपके माइंड पे। अगर मैं आपसे बात बोलूं कि इसकी जो फेज है, ये इसकी जो फेज है, इसकी फेज पे एक बॉल रखी हुई है। ठीक है, तो उस बॉल का कितना पोर्शन क्यूब के अंदर होगा? ज्योमेट्री बना देता हूं मैं सिंपल आपकी। एक पूरी बॉल रखी हुई है इसके अंदर। ठीक है, अब आपसे मैं अगर पूछूं कि बॉल का कितना पोर्शन इस फेज के अंदर, फेज तो ये होगी बेसिकली, इसमें मजा नहीं आ रहा है, ज्योमेट्री अलग से बनाते हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूं आपको कि ये आपकी फेज है,
ये वाली, इसी में दिखाना आसान होगा क्योंकि, और मैंने बोला इसमें आपकी एक बॉल रखी हुई है, ये रेड कलर की बॉल। बॉल का कितना पोर्शन फेज क्यूब के अंदर होगा, बता सकता है कोई? कुछ इसका 3D समझ में आ रहा है? बॉल का कितना पोर्शन आ रहा है आपका बाहर? हाफ पोर्शन। अगर हम इसको ऊपर से देखें ऐसा कुछ है ना, इसको अगर हम राउंड कराते हैं, रोटेट करा के देखते हैं तो कुछ इस तरीके का आधा पोर्शन तो अंदर है और आधा पोर्शन कहाँ है, पूरा का पूरा बाहर। इट मीन्स 1/2 पोर्शन। अगर कोई बॉल फेज पे रखी हुई है, इट मीन्स इसका 1/2 पोर्शन होगा बॉल के अंदर एंड 1/2 पोर्शन होगा बॉल के बाहर। ये चीज क्लियर हुई? अगर मैं कहूँ आपके क्यूब के सेंटर पे, क्यूब के सेंटर पे एक बॉल रखी हुई है, तो बॉल का कितना पोर्शन सेंटर पे रखा हुआ है फिर इसके क्यूब के? एक बॉल है जो क्यूब के सेंटर पे रखी हुई। क्यूब का सेंटर कब बनेगा, जब इन डायगोनल्स को मैच करा देंगे। तो यानी बॉल का कितना पोर्शन आपका अंदर है क्यूब के? ये बॉल जो रेड कलर की रखी हुई है, इसका कितना पोर्शन क्यूब के अंदर है, अगर ये सेंटर पे रखी हुई है क्यूब के? तो क्वेश्चन को टफ मत करो अपने आप में, बहुत सिंपल सी बात पूछी मैंने कि एक क्यूब है, उस क्यूब के अंदर एक बॉल रखी है, तो बॉल का कितना पोर्शन क्यूब के अंदर है? पूरा 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 का पूरा, पूरी की पूरी बॉल अंदर हो गई ना इस केस में तो। 100 हाँ एग्जैक्टली, मतलब एक 100%। पूरी की पूरी 100%, पूरा का पूरा 100% जो है बॉल के अंदर है। इन दोनों से आपको समझ में आ गया कि अगर बॉल फेज पे रखी है तो 1/2 पोर्शन, बॉल अगर सेंटर पे रखी हुई है क्यूब के तो पूरा का पूरा 100%। और अगर वही मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, अब मैंने आपसे क्वेश्चन क्या किया कि एक बॉल है जो कॉर्नर पे रखी हुई है, इस कॉर्नर पे रखी हुई बॉल का कितना पोर्शन इस क्यूब के अंदर है? तो 1/4 ही होगा। नहीं, 1/4 नहीं होगा, 1/4 तो नहीं होगा। 1/4 देखो, समझना, इसको आप कट करो, Yes, कितने पोर्शन होगा इसके? 1/8। बात आ गई yes, समझ में? yes, yes। अब बात आ गई समझ में? हम्म, ठीक है, ये इसका कितना पोर्शन है? 1/8 पोर्शन है पूरी right। बॉल का, पूरी बॉल का 1/8 पोर्शन है। हाफ बॉल नीचे वाला पोर्शन था, हाफ बॉल ऊपर वाली पोर्शन थी। ठीक है, और इसका भी हमको क्या लेना है, Yes, yes, एक yes। कॉर्नर लेना है। इट मीन्स 1/8। क्लियर हो गया संदेह आपको? क्लियर हो गया एक कि 1/4 वाला Yes, sir. कंफ्यूजन? हाँ, 1/4 वाला कंफ्यूजन क्लियर हो गया। मोस्टली लोग 1/4 कंसीडर करते हैं, मैं भी जब पहली बार देख रहा था तो बड़ा दिमाग खराब हुआ था कि साला है तो 1/4, ये 1/8 कैसे बता रहा मास्टर। ठीक है, तो 1/8 पोर्शन है, 3D विजुलाइज करो इसमें। ठीक है, तो सिंपल से हमको ये समझ में आ गया कि हमारा जो सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक के केस में आपका जो कॉर्नर है क्यूब का, उस कॉर्नर पे बॉल का, बॉल मतलब यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, उसका 1/8 पोर्शन बॉल के अंदर है। इस अच्छा कॉर्नर कितने हैं? 8 कॉर्नर हो गए 8। ठीक है, और एक बॉल का यस कितना पोर्शन है? 1/8। मतलब टोटल कितनी बॉल है सिंपल क्यूबिक के केस में, बॉल के इसके अंदर, क्यूब के अंदर? 1। कितना हो गया? 8 सॉरी सर। 1। हाँ इट मीन्स 1। इसके लैटिस स्ट्रक्चर में कितनी बॉल है? एक बॉल है, या एक मॉलिक्यूल है आपका। अब क्लियर हुआ? ठीक है, इसके कंप्लीट लैटिस में 1/8 पोर्शन मिला करके टोटल एक कंप्लीट बेसिकली मॉलिक्यूल है। लैटिस का डेफिनेशन क्या बताया था आपने एग्जैक्टली बोल रहे हो? एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं, लो एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लो आप लोग। A lattice is a collection of points called lattice point that are arranged in a periodic pattern so that the surrounding of each point in the lattice are identical। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने, अब इसका मैं पूरा एकदम एक्चुअल डायग्राम थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ, शायद बन जाए, तो उसमें आपको लैटिस का मतलब समझ में आ जाएगा कि एक लैटिस का मतलब क्या है। ठीक है, देखो एक क्यूब है,
ये रहा क्यूब, इसमें मैं सारी बॉल्स पोर्शन दिखा देता हूँ। सामने से देखने पर एक बॉल ये हो गई, ये बॉल्स के कॉर्नर्स होकर रखे मैंने, ठीक है, अपने टाइप से। थोड़ा सा इसको मैं कलर देता हूँ। बुक में बेसिकली ये बना नहीं है, आप जब 3Ds का एक बार देख लेना समझ में आ जाएगा, उसमें बुक में गूगल वगैरह कर लेना। वैसे अनफॉर्चुनेटली मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत बना भी पा रहा हूँ। आप में से सब लोग कोशिश करके देखना, ऐसी तैसी कर दोगे फिगर की, पक्का। कुछ पोर्शन में रफ करता हूँ पहले, ये बीच वाला जो है। ये कुछ कुछ पिक्चर क्लियर हो रहा है इसका, ये 8 पोर्शन, यस। ठीक है, ये वाला सबसे अच्छा दिख रहा है। इसको मैं अलग कलर दे देता हूँ, जो पोर्शन आपको सबसे बेस्ट दिख रहा है 1/8 कॉर्नर का, एक अरे यार ये वाला है ना, ये दिखाई दे रहा है कि 1/8 पोर्शन है, और इसको वाइट कर दें, है ना, ये दिख रहा है ना। तो इसके एक, आप समझ में आया, ये लैटिस है एक तरीके से, एससीसी का ये लैटिस है। अब बाकी सारे जो और अगल बगल के जो एटम्स होंगे वो इसी के साथ कनेक्टेड होते चले जाएंगे, है ना। जैसे इसी के ऊपर एक क्यूब आप और इसके ऊपर एक क्यूब रख दो, जब आप इसके ऊपर एक और क्यूब रखते हो ये, तो उसमें भी 1/8 कॉर्नर होगा, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इसके इधर भी हम एक क्यूब रख सकते हैं, इसके नीचे साइड भी हम एक क्यूब रख सकते हैं, इधर साइड पे एक क्यूब रख सकते हैं, एक क्यूब इसके पीछे साइड पे होगा, एक क्यूब इसके आगे साइड में होगा, ठीक है। लेकिन सबसे छोटी यूनिट कौन सी हो गई, ये अंदर वाली, तो इसको बोलते हैं लैटिस स्ट्रक्चर, लैटिस या यूनिट सेल, ठीक है, कि इसके यूनिट सेल में एक बॉल है या एक मॉलिक्यूल है। अभी क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। लैटिस इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स कॉल्ड द लैटिस पॉइंट्स दैट आर द अरेंज इन, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एससीसी के केस में हम लोगों ने देख लिया था कि एससीसी के केस में हमारे कितने नंबर ऑफ एटम आते थे, टोटल 1 आते थे। पीसीसी के केस में हमने बोला इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक। बॉडी सेंटर क्यूबिक का मतलब बॉडी के सेंटर पे भी एक एटम है। अगर बॉडी के सेंटर की बात करें तो बॉडी के सेंटर में जो पूरा का पूरा एरिया है उस पर एक छोटी बॉल इंसर्ट कर दी, और वो पूरी एक कंप्लीट बॉल हम इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, कॉर्नर्स पे कितना था पोर्शन बॉल का, 1/8 इंटू 8 कॉर्नर्स थे क्योंकि, और बॉडी के सेंटर में कितना है, पूरी पूरी 1 बॉल। तो टोटल बॉल कितनी हो गई बॉडी के अंदर, 2। ये बॉल को हम मॉलिक्यूल से अगर रिप्रेजेंट करें तो इट मीन्स एक यूनिट सेल में, बीसीसी स्ट्रक्चर के एक यूनिट सेल में आपके कितने आपके टोटल एटम है, 2। दूसरी बात करें अगर हम एफसीसी की, तो एफसीसी का मतलब होता है फेस सेंटर क्यूबिक, और फेस सेंटर क्यूबिक का ये मतलब हुआ कि फेज में बॉडी के फेजेस कितनी होती हैं, 6 होती है, 1 2 3 4 5 6। पर्पल, 2 पर्पल हैं, 2 येलो हैं, 2 ग्रीन है, एक ट्रांसपेरेंट आगे की एक पीछे की ग्रीन है। ये 6 फेजेस हो गई। एक फेज में आपको पता है कितना हो सकता है बॉल का, कितना पोर्शन, 1/2 पोर्शन। तो टोटल 6 पेजेस हैं, तो 1/2 इंटू 6 टोटल कितना हो गया, 3। जब आप ऐड करते हो तो कितना आता है, 4 आ जाता है। ठीक है, ये आपके एससीसी बीसीसी एंड एफसीसी के नंबर ऑफ एटम्स थे। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे थे
coordination number. What is coordination number? The coordination number is the number of atom touching a particular atom or the number of nearest neighbor for the that particular atom. सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो एक मॉलिक्यूल से, जैसे ब्लैक वाला मॉलिक्यूल है, इस एक मॉलिक्यूल के अगल बगल और इससे अटैच्ड जितने भी एटम्स होते हैं, दैट नंबर ऑफ एटम्स आर नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. ठीक है, सिंपल सी चीज़ है. अगर आप बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो एससीसी के लिए, एससीसी अगर मटेरियल ऐसा है कि उसमें उस मटेरियल का जो स्ट्रक्चर है या एक एलिमेंट ऐसा है या मेटल ऐसा है जिसका स्ट्रक्चर आपका एससीसी टाइप है, इट मीन्स उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 1. ठीक है, क्योंकि 1 वो कंप्लीटली कितना बनाता है? 1. अब बीसीसी के लिए कितना हो गया? 2. एफसीसी के लिए कितना हो गया? 6. ठीक है. पैकिंग फैक्टर क्या होता है? हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? एफसीसी के लिए 6 और 4. क्या सर? 6 नहीं, 4. ये एफसीसी 4. हमें वही डाउट है. हाँ 4 है, 4. ठीक है. नेक्स्ट आपका है पैकिंग फैक्टर है. एक बार पैकिंग फैक्टर को ओवरव्यू देख लेते हैं क्या होता है. पैकिंग फैक्टर नाम से ही समझ में आ रहा है. पैकिंग फैक्टर पैक होंगे, क्या पैक होंगे? एटम्स पैक होंगे. द पैकिंग फैक्टर इज द फ्रैक्शन ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम, assuming that atoms are hard sphere sized so that they touch their closest neighbor. The general expression for the packing factor का फॉर्मूला आपका होता है number of atoms per cell, कि एक सेल में कितने एटम है. लाइक बीसीसी की बात करेगा तो नंबर ऑफ एटम पर सेल कितना हो जाएगा? 2. ठीक है. उसके बाद वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, कि उस पर्टिकुलर एटम का वॉल्यूम कितना है. तो वॉल्यूम के लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कितना उसका रेडियस है एटम का, उससे आप वॉल्यूम बता सकते हो. ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब करके, क्योंकि स्पेरिकल है ना, तो स्पेरिकल का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. तो आपको रेडियस पता होनी चाहिए. तीसरा है आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. टोटल क्यूबिकल जो है, उस क्यूबिकल में जितने एरिया में आपका क्यूब है, उस पूरे क्यूब का क्या बताना है आपको? वॉल्यूम बताना. तो क्यूब का वॉल्यूम तो आपको पता है. क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? अगर क्यूब की एक एज आपकी है ए, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? ए इंटू ए. ठीक है. अब अगर जैसे बात करते हैं ये एफसीसी की, ठीक है, एफसीसी का आपको पैकेजिंग फैक्टर आपको बताना है, कैलकुलेट करना है. तो आप कंसीडर कर लो कि जो एफसीसी है, इस एफसीसी की जो ये एज है एक, इसकी डिस्टेंस है ए और जो रेडियस है वो है आर. ठीक है. तो पैकेजिंग फैक्टर की अगर आप बात करते हैं, पैकिंग फैक्टर, तो वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कि एक एक यूनिट सेल में, एफसीसी के एक यूनिट सेल में कितने एटम है? कितने होते हैं? 4. इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब. और इसका एरिया अगर ये है ए नॉट या ए जो भी है, तो ये हो जाएगा ए नॉट का क्यूब. इसको सॉल्व कर लेंगे, वही इसका आ जाएगा पैकिंग फैक्टर. इसी को आप कैलकुलेट कर लो, यही आपका पैकिंग फैक्टर आ जाएगा. अच्छा, ये पैकिंग फैक्टर 0.74 कैसे आ रहा है? तो एक चीज़ मैंने आपको शायद नहीं बताई है. ए नॉट क्या है? ए नॉट आपका है रेडियस. कौन सी रेडियस? जो आपका एटम है उस एटॉमिक रेडियस. और ए नॉट आपकी क्या है? एज है. किसकी एज? क्यूब की. मतलब ये जो हमने क्यूब बनाया है, इस क्यूब की एज ये है ए नॉट. सारी ए नॉट है, क्यूब है तो सारी की सारी क्या होंगी? ए नॉट होंगी. ये भी क्या होगी आपकी? ए नॉट है. और आर क्या है? आर आपकी रेडियस है. किस रेडियस? इसकी मॉलिक्यूल की रेडियस. ये जरूरी नहीं कि पूरे टच कर रहे हो यहाँ पर. हो सकता है कि जो मॉलिक्यूल हों वो ऐसे हों, ये. ठीक है, तो ये वाली रेडियस. ठीक है. तो इन रेडियस में और एट इसकी बेसिकली इसके रेडियस में और इसका एज में क्या रिलेशन होता है, ये सबके लिए अलग अलग होता है. बता देता हूँ. एससीसी के लिए, बीसीसी के लिए और एफसीसी के लिए ये जो है रेडियस वाला ग्राफ बना देते हैं. इसका जो आपका रेडियस और एज में बेसिकली जो रिलेशनशिप होता है वो इसमें बना होगा कहीं आगे ऊपर. r/2 r/√2 ये रहा देखो. ये देखो. फर्स्ट क्या है आपका? फर्स्ट है आपका एससीसी के लिए होता है a/2 होता है शायद. ये रहा देखो, ए नॉट और आर में. ठीक है, आर इक्वल टू ए नॉट बाई 2.
ये हो गया SCC के लिए। BCC के लिए कितना है, R इक्वल टू √3/4, ये R इक्वल टू होता है A0/2, ये R इक्वल टू होता है √3/4 इंटू A0, और ये R इक्वल टू होता है 1/2√2 A0। ये होते हैं रिलेशनशिप। ठीक है, किनके बीच में है, SCC, BCC और FCC में जो मॉलिक्यूल हैं उनकी रेडियस और क्यूब के एज में रिलेशनशिप है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या निकल आएगा, पैकिंग फैक्टर सभी के लिए। अगर आप SCC के लिए कैलकुलेट करते हो, BCC के लिए कैलकुलेट करते हो, FCC के लिए कैलकुलेट करते हो, तो इसका मैं टेबल ही बना देता हूँ सीधा सीधा। ये है पैकिंग फैक्टर और ये है रिलेशन बिटवीन R एंड A0, SCC, BCC, FCC। ठीक है, तो पैकिंग फैक्टर आपका आता है पैकिंग फैक्टर फॉर FCC आपका आता है 0.74। ठीक है, FCC के लिए 0.74 एंड SCC के लिए होता है 0.52 एंड BCC के लिए होता है 0.68। 0.74, 0.68, 0.54 पैकिंग फैक्टर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब ये जबरदस्ती रामायण जैसा तो नहीं चल रहा ना? देवा सर, समझ में आ रहा है ना कुछ? शिवम? ठीक ठीक है। ठीक है, ओके शिवम। शिवम, बीजू सर? पैकिंग फैक्टर एक ठीक, बार और बताइए। कौन सा किसका क्वेश्चन है? हाँ भूपेश सर, कौन सा? पैकिंग पैकिंग फैक्टर एक बार और बता पैकिंग दें। फैक्टर। भूपेश सर, आई थिंक आपकी पहली क्लास है क्या कि दूसरी है? सेकंड। सेकंड क्लास है, ठीक है। कल की क्लास में आप थे ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पैकिंग फैक्टर बेसिकली पैकिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है जस्ट। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला इन्होंने बताया है कि पैकिंग फैक्टर का आपका फॉर्मूला होता है ये, नंबर ऑफ एटम पर सेल, कि एक सेल में कितने नंबर ऑफ एटम है। ये सेल किस सेल की बात कर रहे हैं? यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। यूनिट सेल क्या होती है, मैंने आपको बताया, यूनिट सेल ये वाली जो सेल होती है, बेसिक सेल। ठीक है, हर मटेरियल का अपना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। मटेरियल के जो स्ट्रक्चर हैं वो 3 तरीके से डिसाइड करे गए हैं, SCC, BCC या FCC। अभी एक दो और हैं स्ट्रक्चर टाइप, बट मोस्टली मटेरियल आपके इन्हीं तीन में से तीन के इर्द गिर्द घूमते हैं। गैसेस हैं तो उनका अलग स्ट्रक्चर होता है, वो एक अलग बात है। बट अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल इन्हीं तीन की तरीके होते हैं, या तो एमॉर्फस होते हैं तो क्रिस्टलाइन होते हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर 3 टाइप्स के होते हैं, SCC, BCC एंड FCC। SCC, BCC, FCC का मैंने मतलब बता दिया था। अभी पैकिंग फैक्टर का ये मतलब है कि इसकी एक यूनिट सेल में का रेशियो बेसिकली उन्होंने बताया, वो फॉर्मूला है उसका तो प्रॉपर। यूनिट सेल का ये मतलब था कि इसकी एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ टोटल एटम होंगे। ठीक है, तो मैंने बताया BCC में एक होता है, FCC में SCC में एक होता है, BCC में 2 होते हैं, FCC में 4 होते हैं। ठीक है, अब पैकिंग फैक्टर का यह मतलब है कि एक यूनिट सेल में कितने ज्यादा से ज्यादा एटम, वही तो दिखाई दे रहा है हमको। जब हमने एक टेबल बनाई तो हमको यही दिखाई दे रहा है कि SCC के केस में आपके पॉइंट्स गलत उल्टा लिख गए पूरी की पूरी, किसी ने टोका भी नहीं। ठीक है, कि SCC में आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें हो रहा है 0.74 और इसमें हो रहा है 0.54। आपको दिखाई भी दे रहा है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं वो अरे सही तो लिखा था यार, सॉरी। और ये है 0.74। ठीक है, SCC के केस में कम है, BCC के केस में SCC से ज़्यादा है, और FCC के केस में 0.74 सबसे ज़्यादा है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताया हमने, 1 to 4 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर आप लिखना चाहो इसमें तो ये भी लिख देता हूँ मैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 4। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट फैक्टर आपका पैकिंग फैक्टर होता है 4, देन उसके ऐसे FCC का, देन BCC का, देन SCC का।
पैकिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ द ईच एटम। एक एटम का वॉल्यूम और तीसरा है वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, मैंने बताया कि सबकी रेडियस आपकी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। यहाँ पर जो एससीसी के केस में जो एक कॉर्नर पे मॉलिक्यूल रखा है और जो बीसीसी के केस में एक कॉर्नर पे मॉलिक्यूल रखा है और जो एफसीसी के कॉर्नर पे एक मॉलिक्यूल रखा है, इन सभी की रेडियस डिफरेंट डिफरेंट हैं। ठीक है, इसकी रेडियस डिफरेंट है, बीसीसी वाले की रेडियस डिफरेंट है और एफसीसी वाले की रेडियस डिफरेंट है, क्योंकि हमको इसमें एक एज में भी, इसमें फेस में भी एक मॉलिक्यूल इंसर्ट करना है, इसके लिए मैक्स टू मैक्स जितनी उसकी मैक्सिमम रेडियस हो सके। ठीक है, अच्छा, उन रेडियस का और इनके एज में क्या रिलेशनशिप है? इन एज और रेडियस में मैंने रिलेशनशिप दिखा दिया। इसकी रेडियस जो होती है एज के साथ a0/2 होती है। इसकी देखो रेडियस चेंज हो रही ना सबकी, एक होती है a0, देखो a0 तो सेम रहेगा सभी में, मतलब जो क्यूब है इस क्यूब को तो इन्होंने सेम रखा है, इसकी एज तो सेम रखी है, बट इसमें जो आप एटम इंसर्ट करा रहे हैं इनकी रेडियस क्या कर रहे हैं, बार बार चेंज कर रहे हैं। तो वो जो रेडियस है उन्हीं की रेडियस की तो मैं बात कर रहा हूँ। वो पहली रेडियस है a0/2, दूसरी रेडियस होगी √3/4 a0, तीसरी होगी 1/2 √2 a0 टाइप की। ठीक है, ये इनका मतलब है। और पैकिंग फैक्टर का फॉर्मूला उन्होंने बता दिया, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज इनटू वॉल्यूम ऑफ द ईच एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है सर, ओके। ओके ओके। डेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं किसी भी मटेरियल की? डेंसिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, वही 1 to 4 एटॉमिक मास। जैसे लाइक आपका मेटल आयरन है, ठीक है, तो आयरन के एटॉमिक मास की अगर ये बात करेंगे, ठीक है, तो आयरन का एटॉमिक मास हो गया। इसके बाद नंबर ऑफ एटम हो गए। आयरन को देखना पड़ेगा हमको कि किस तरीके का मटेरियल होता है। आयरन एससीसी टाइप होता है, बीसीसी होता है या एफसीसी होता है। तीसरा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम है? यूनिट सेल का वॉल्यूम वही ए नॉट क्यूब आता है अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। ये एवोगाड्रो नंबर क्या होती है? एवोगाड्रो नंबर क्या होती है? एनीवन हैव एनी आइडिया? एवोगाड्रो नंबर देखना क्या होता है, सुनो। जैसे आपकी मास यूनिट होती है, मास होता है, मास की यूनिट जैसे होती है केजी या टन या आपका मिलीग्राम। ठीक है, इस तरीके की आपकी यूनिट है, मिलीग्राम हो गया या फिर आपकी और बड़ी बड़ी यूनिट जो होती हैं, ठीक है, क्विंटल वगैरह। ठीक है, ये सारी यूनिट है। उसी टाइप से एक बहुत छोटी यूनिट होती है एन। एन होती है नंबर ऑफ मोल। ये नंबर ऑफ मोल क्या होता है? नंबर ऑफ मोल होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। जैसे आपका मान लो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन 8O16, हमने बोल दिया 10 ग्राम ऑक्सीजन है। ये 10 ग्राम ऑक्सीजन का क्या मतलब हुआ कि 10 ग्राम ऑक्सीजन हो गई और इसका मॉलिकुलर वेट कितना हो गया? 16। इसका मतलब इस 10 ग्राम ऑक्सीजन में नंबर ऑफ मोल कितने हो गए आपके? 5/8.623 समथिंग, अप्रोक्सीमेटली 0.63 मोल्स हो गए। तो मोल समझ में आ गया? ठीक है, अब एवोगाड्रो का क्या मतलब है? एवोगाड्रो का ये मतलब होता है कि किसी के भी कोई भी गैस, अगर गैस की बात करते हैं यहाँ पर, कोई भी गैस हो, उसका उस गैस के एक मोल में 1 मोल है एनटीपी पर, किसी भी गैस के एनटीपी पर। एनटीपी क्या होता है? एनटीपी होता है नॉर्मल, टी मतलब टेम्परेचर, पी मीन्स प्रेशर। ठीक है, किसी भी गैस के एक मोल में एनटीपी पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं एवोगाड्रो नंबर के बराबर। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻27 23 या 27 ऐसी कुछ होता है, 23 होता है, सही है। 6.67 इंटू 10⁻23। चीज समझ में आई कि मान लो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन का अगर 1 मोल है तो इस ऑक्सीजन के 1 मोल का मतलब 1 मोल के एनटीपी पर इसमें कितने नंबर ऑफ मोल होंगे, कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे या आयंस होंगे, जो भी। ठीक है, कितने होंगे? 6.67 इंटू 10⁻
23 एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस होते हैं। ठीक है, अब ये एनटीपी को समझा देता हूँ। एनटीपी क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो होता है आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर जो होता है, प्रेशर होता है आपका 180। टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर कितना होता है? 180। ठीक है, ये आपका एवोगाड्रो। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है चीज़ें तो आप मिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वैसे एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी मटेरियल के, किसी भी गैस के 1 मोल का, 1 मोल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, आयंस होते हैं, कितने होते हैं? एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं। कंडीशन क्या है? एनटीपी पे होना चाहिए, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होना चाहिए। टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, प्रेशर आपका 180 एम होना चाहिए। उससे आप डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी आपका न्यूमेरिकल भी आ जाता है इसमें। ठीक है, कि डेंसिटी कैलकुलेट करने का बेसिकली न्यूमेरिकल कभी कभी आ जाता है। तो जैसे आपका क्वेश्चन किया गया, पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ बीसीसी आयरन। बीसीसी आयरन मतलब आयरन जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक टाइप, विच हैज अ लैटिस पैरामीटर ऑफ 0.2866। लैटिस पैरामीटर का ये मतलब है कि लैटिस जो ए है, ए उसकी वैल्यू कितनी है? 0.2866 नैनोमीटर, ए स्मॉल ए की वैल्यू। ठीक है, अगर आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, सिंपल फॉर्मूला होता है डेंसिटी का नंबर ऑफ एटम इंटू एटॉमिक मास ऑफ आयरन। हाँ, अब एटॉमिक मास ऑफ एटम होता है अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? बीसीसी था स्ट्रक्चर, तो नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? 2। एटॉमिक मास ऑफ द आयरन, अगर आयरन का एटॉमिक मास निकालोगे तो वो कितना होता है? 55.8। ये गिवन होगा सब। ठीक है, तीसरा वॉल्यूम रखना है, तो वॉल्यूम के लिए ए नॉट आपकी एक एज होती है, वॉल्यूम निकालोगे तो इसका क्या कर दोगे? क्यूब कर दोगे। ठीक है, तो इसका जब क्यूब करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ए नॉट क्यूब। ठीक है, तीसरा आपका क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो की वैल्यू मैंने क्या बताई? हाँ, गलत बताई थी यहाँ पर। 6.67 नहीं, 6.023 इंटू 10⁻23। 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, इस तरीके से आप डेंसिटी फाइंड करोगे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो। अब ये कुछ और चीजें हैं, देखो ये टेबल दे रखी जो हमने ऊपर बनाई थी। ओके, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया आपका? पैकिंग फैक्टर दे रखा है सभी का, एटॉमिक एटम्स पर सेल दे रखे हैं, और रेडियस का टेबल दे रखा है। ठीक है, इनके एग्जांपल दे रखे हैं कि सिंपल सेंटर क्यूबिक के क्या क्या एग्जांपल हैं। पोलोनियम है, मैग्नीज है। बॉडी सेंटर का क्या क्या एग्जांपल है? आयरन हो गया, टिन हो गया, टंगस्टन हो गया। फेस सेंटर का क्या क्या है? आयरन हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, हेक्सागोनल का क्या क्या है? टिन हो गया, मैग्नीज हो गया। एक एक दो दो याद कर लो, इतना ही आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एलोट्रॉपिक एंड पॉलीमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये सब नहीं आता। पॉइंट्स, डायरेक्शन एंड प्लेन्स इन द यूनिट सेल। अच्छा, ये तो बेसिकली सिंपल ज्योमेट्री हो गई। समझा देता हूँ, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है ये, सिंपल सी है। अगर हमको फाइंड करने हो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, सिंपल। ये आपका अगर ओरिजिन है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0 0। ठीक है, अगर इसकी हमने लेंथ कंसीडर कर ली 1 है, अगर लेंथ 1 कंसीडर कर ली, एक बनाया क्यूब, ये क्यूब है आपका। ठीक है, इसमें 3 एक्सिस हो गई, ये हो गई वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस कुछ भी, ये हो गई आपकी जेड एक्सिस, ये हो गई एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। हमने कंसीडर कर लिया ये 0,0,0 है क्योंकि सेंटर था, और इसकी जो लेंथ कंसीडर कर ली वो है यूनिट, मतलब 1।
1 एंड कौन सी बची, ये वाली 1। मैं अगर आपसे पूछूं इस पॉइंट, जो पॉइंट ए बोला है, ठीक है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्या होंगे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, कोई बता सकता है? या चलो सबसे पहले सिंपल करते हैं, इस पॉइंट के बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स एक्सिस में कितना मूव किया ये, अगर बी पॉइंट को कोऑर्डिनेट करें तो एक्स एक्सिस तो इधर साइड पे है, मूव किधर कर रहा है ये, वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे कितना मूव किया, 0। वाई एक्सिस पे कितना मूव किया, 1। और जेड एक्सिस पे कितना मूव किया, जेड एक्सिस ये 1। रही, जेड एक्सिस से कितनी दूरी पे है, 1। इट मीन्स कितना हो गया, 0,1,1। ठीक है। अगर हम इधर पॉइंट बात करें, सी पॉइंट की बात करें, तो इस सी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें, बताओ एक्स एक्सिस पे कितना मूव किया, एक्स एक्सिस की लेंथ कितनी थी, 1। एक्स एक्सिस पे कितना मूव किया, कितना मूव किया, 1। इट मीन्स 1। वाई एक्सिस पे कितना मूव किया, तो सेंटर ये था, वाई एक्सिस पे मूव कितना कर रहा है, 1। जेड एक्सिस पे कितना मूव किया, क्या जेड एक्सिस में बिल्कुल ही मूव कर रहा है, नहीं, जेड एक्सिस तो इस तरफ थी, हम इधर जा रहे हैं, कितना हो गया, 0। ठीक है। अगर हम इस डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें, इसकी, चलो एक्स एक्सिस पे कितना मूव किया है, एक्स एक्सिस ये है ना, इधर साइड पे कितना मूव किया, इस साइड पे कितना मूव किया, 1। वाई एक्सिस पे कितना मूव किया है, क्या वाई एक्सिस पे बिल्कुल मूव कर रहा है, नहीं, 0। जेड एक्सिस पे कितना मूव किया, इतना मूव किया। जेड एक्सिस का मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर, कितना है ये, 1। ठीक है, यही बात यहाँ पर करें तो ये एक्स एक्सिस से भी 1 यूनिट गया, वाई एक्सिस से भी 1 यूनिट किया, एंड जेड एक्सिस से भी 1 यूनिट ऊपर गया है। ठीक है, तो ये आपके मिलर इंडेक्स, इनको बोलते हैं मिलर इंडेसिस। ठीक है, अब अगर ये वैल्यू अगर हम 1/2 कंसीडर कर लें बीचों बीच कहीं पर सेंटर पे, तो हमको पता है कि टोटल 1 थी, तो ये कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक है, तो छोटा सा था वैल्यू, ये आता नहीं है, बता दिया बेटा। तो ये जो मैंने आपको बताया था, ये बेसिकली बताया था डिफेक्ट्स के लिए। ठीक है, अब इस पे सीधा हम लोग चलते हैं डिफेक्ट्स पे। ये सब आपके मतलब की चीज नहीं है। जो प्रॉपर अरेंजमेंट दिख रहे हैं ये आपके कैसे होते हैं, सिंपल क्रिस्टलाइन। और जो आपके रैंडम होते हैं वो होते हैं आपके अमॉर्फस। नेक्स्ट chapter, imperfection in the atomic and ionic arrangement. What is the meaning of imperfection?